नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 की परीक्षा के लिए भारतीय संविधान की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम चला रहे हैं, उसका जो भाग 2 है यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट भारतीय संविधान के जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बन सकते थे, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनको हमने और डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हम कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के यहाँ पे कवर करने वाले हैं और 5 नंबर के प्रश्न आपके भारतीय संविधान से पूछे जाएंगे पीटी की परीक्षा में। तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। ये दोनों प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये दोनों संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड प्रश्न है। तो यह जो टॉपिक है संविधान की विशेषताओं वाला आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसी टॉपिक से ये 2 प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। आई होप इसका आंसर सभी लोग देंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे देश का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सबसे सर्वोच्च कौन सा है। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संविधान। तो दिए गए ऑप्शन में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा जो संविधान है यह सबसे सर्वोच्च माना गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। इन 3 अनुच्छेदों में से आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ इसमें से कौन सा आर्टिकल है। तो इसमें से आर्टिकल 29 जो है, इसमें जो है अल्पसंख्यकों का हित निहित है, यानी कि अल्पसंख्यकों के कल्याण से रिलेटेड आपका आर्टिकल 29 है। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों आर्टिकल आपके जो हैं मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं। तो अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए जो 2 आर्टिकल हैं जो हमारे मौलिक अधिकार में सम्मिलित किए गए हैं, एक आर्टिकल आपका 29 हो जाएगा और एक आर्टिकल आपका 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल लिखी गई है। तो आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों जो आपके हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आपके आते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 आपका क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यह आर्टिकल 29 के अंतर्गत लिखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 में। तो ये दोनों आर्टिकल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों से रिलेटेड ये दोनों आर्टिकल हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। टोटल हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उनमें से एक आपका यह है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तथा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में आपके 2 आर्टिकल मिलेंगे, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इनके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं यहाँ पे आपके सामने लिखे गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद से, किस आर्टिकल से संबंधित है, आपको बताना है। तो राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 21A से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 21A से रिलेटेड है आपका शिक्षा का अधिकार। तथा शिक्षा का अधिकार भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे लिखा गया है यह जो आर्टिकल 21A है किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपका आता है आर्टिकल 21A। तथा इसके अंतर्गत जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है।
तथा यह जो आर्टिकल 21A है यह अमेंडमेंट के थ्रू संशोधन के जरिए जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो 86 अमेंडमेंट यानी कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है यह आर्टिकल ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी का यह प्रश्न आपके सामने और डिस्कस किया गया है। तो ये तीनों आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा। कैटेगरी भी मैंने डिवाइड कर दिया कि कौन से आर्टिकल किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के सामने किसके द्वारा रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था संविधान सभा के सामने, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। और निम्नलिखित में से क्या भारतीयों को आर्थिक न्याय, मतलब कौन जो है भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन भारतीयों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इसमें से राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको हम DPSP के नाम से जानते हैं, ये भारतीयों को मौलिक मतलब आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, DPSP। कुछ आर्टिकल जो हैं DPSP के जो आर्थिक न्याय की बात करते हैं यहाँ पे लिखे गए हैं, इसी के अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DPSP। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 2 आर्टिकल हैं जिनमें आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो आर्टिकल 38 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहली बात क्या लिखी गई है? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना, यह आर्टिकल 38 में लिखा गया है। तो इसके बारे में आप देखिएगा। फिर आर्टिकल 38 में ही यह बात लिखी गई है, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना, यानी कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों में जो भी असमानताएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए राज्य को। यह भी बात आपके आर्टिकल 38 में लिखी गई है। इसके बाद आर्टिकल 39 में भी बहुत सारे प्रावधान हैं, जिनमें से पहला प्रावधान क्या है? आर्टिकल 39 का पहला प्रावधान क्या है? पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार जो है यह आर्टिकल 29 में पहले नंबर पर दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पर आर्टिकल 39 के दिया गया है, यहाँ पे 39 है। तो आर्टिकल 39 के दूसरे नंबर में क्या बात कही गई है? समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण और स्वामित्व की बात और दूसरे नंबर पे की गई है। फिर तीसरे नंबर पर कौन सी बात कही गई है? धन और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण, यानी कि धन और उत्पादन के साधन सबके तक पहुँचे, सभी नागरिकों तक पहुँचे, इसकी बात आर्टिकल 39 के तीसरे भाग में करी गई है। उसके अलावा आर्टिकल 39 के चौथे भाग में क्या बात कही गई है? स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये जो आर्टिकल हैं ये आर्थिक न्याय देने का प्रयास करते हैं, परंतु एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, DPSP में जो भी बात कही गई है ये जो है आप जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं। ये राज्य के, स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि वे अपनी जो भी योजनाएं बनाते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, उनमें इन आर्टिकल के उद्देश्यों को सम्मिलित करें, इनके विचारों को सम्मिलित करें। ये पूरी तरह से राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया। इसी कारण से यह कहा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये अवाद योग्य होते हैं, यानी कि अगर इनका पालन राज्य नहीं करता है तो आप उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन होता है, मौलिक अधिकारों का अगर हनन राज्य के द्वारा किया जाता है तो आप अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, परंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा नहीं है। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें कही गई हैं उन बातों को राज्य के द्वारा लागू नहीं किया जाता है तो आप उनको लागू करवाने के लिए जबरदस्ती राज्य से नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। पूरी तरह से यह राज्य के विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अपने प्लान, अपने विचार, अपनी योजनाओं में इन बातों को सम्मिलित करें। उनके विवेक के ऊपर पूरी चीज़ें छोड़ दी गई। इसी कारण से यह कहा जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये अवाद योग्य हैं, परंतु जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये किस प्रकार के हैं? तो हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वाद योग्य हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है?
इसमें से कौन स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में शामिल नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टेट लिस्ट में इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो आप याद रखिएगा, इसमें से पुलिस स्टेट लिस्ट में आएगी, कानून और व्यवस्था स्टेट लिस्ट में आता है, जेल स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता जो आपकी है यह स्टेट लिस्ट में नहीं आती, बल्कि यह अलग सूची में आती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता जो है यह राज्य सूची में नहीं आती है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीनों पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, ये तीनों आपके राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में पहले जो है 61 विषय हुआ करते थे, और पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें जो है 61 विषय रह गए हैं। तो आप इसे याद देखिएगा। हाल ही में जो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत कुछ जो विषय थे राज्य सूची के उनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो ये जैसे शिक्षा का विषय हो गया, जंगल से रिलेटेड यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो विषय हो गया, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, बाट और माप, इसके अलावा न्याय का प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये कुछ इम्पोर्टेंट विषय हैं जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, जिसके कारण से जो राज्य सूची है इसमें वर्तमान में 61 विषय ही बाकी रह गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पुलिस हो गया, भूमि हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, मनोरंजन हो गया। ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तथा हमारा संविधान लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संविधान को तो पारित कर दिया जाता है 26 नवंबर 1949 को ही, परंतु हमारा संविधान जो है पूरी तरह से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों डेट आपको पता होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से हमारा संविधान प्रभाव में कब आता है, लागू कब होता है, तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक अधिकार क्या हैं, वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ये वाद योग्य होते हैं, यानी कि अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या तो हाई कोर्ट जा सकता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, ये वाद योग्य हैं। लेकिन मैंने आपको भी बताया था कि जो डीपीएसपी हैं ये अवाद्य योग्य हैं। डीपीएसपी किस प्रकार के हैं, तो डीपीएसपी आपके अवाद्य योग्य, यानी कि डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। आप याद देखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक क्या है आपके हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग से आता है, यानी कि इन 4 अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अलग है। तो अनुच्छेद 14 किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 14 जो है यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 भी आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 16 भी आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन अनुच्छेद 19 जो है आपका यह अलग है और यह जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ऊपर के 3 आर्टिकल जो हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो चौथा वाला आर्टिकल है आर्टिकल 19, यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार
हमारे भारतीय संविधान में है, जिनमें से पहला हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार हो गया, जो कि आर्टिकल आपका 14 से लेके 18 तक आपको मिलेगा समानता का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आपको क्या मिलेगा? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक आपको मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। हमारे जो समानता के अधिकार के अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, इनसे जुड़े प्रावधान क्या क्या हैं आपके सामने लिखे गए हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और अनुच्छेद 16 में क्या बात कही गई है? अनुच्छेद 16 में विधि के समक्ष समानता की बात कही गई, यानी कि कानून के समक्ष सब लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 किसकी बात करता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, और अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है। तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किसके अंतर्गत आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। वहीं आर्टिकल 19 जो है आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 19। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो इसमें से डिफरेंस वाला आर्टिकल कौन सा है, अलग वाला आर्टिकल कौन सा है? तो अनुच्छेद 19 आपका अलग है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल जो आपका 24 है, या बच्चों के शोषण से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके 2 आर्टिकल मिलेंगे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जिनमें से आर्टिकल 24 जो है यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके 2 आर्टिकल हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? मानव के बलात्श्रम और दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है आर्टिकल 23। यानी कि यहाँ पे बलात्श्रम का मतलब क्या है? बेगारी न करवाया जा सके, मैंने किसी भी व्यक्ति से बेगारी न करवाना, इसको प्रतिषेध करता है आपका आर्टिकल 23। दुर्व्यापार का मतलब है जैसे देह व्यापार हो गया, मनुष्यों की खरीद फरोख्त हो गई, उसको रोकता है आपका आर्टिकल 23। इसके अलावा आर्टिकल 24 जो है यह कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये 2 आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट्स के ही आर्टिकल हैं, तथा ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों आर्टिकल हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसमें से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पंचायती राज प्रणाली आपको मिलेगी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आपको मिलेगी पंचायती राज प्रणाली। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा आर्टिकल जो 40 है, अनुच्छेद जो 40 है, यह किसकी बात करता है? अनुच्छेद 40 जो है पंचायतों के गठन की बात करता है, तथा अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है आर्टिकल 40, जो कि पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकार की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो कर्मकारों की भागीदारी का जो प्रावधान है उद्योगों के प्रबंधन में, यह बात करी गई है आर्टिकल 43A के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आर्टिकल 43A जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत आर्टिकल 43A ऐड किया गया था, और यह किसकी बात करता है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी के लिए जो प्रावधान है वह करता है आपका आर्टिकल 43A। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, और अनुच्छेद 43 जो है ए जो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के अधिकार की बात करता है। तो ये दोनों जो आर्टिकल आपके हैं, ये दोनों आर्टिकल आपके DPSP के ही आर्टिकल हैं। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो मूल कर्तव्य आपको मिलेंगे आर्टिकल 51A के अंतर्गत, आर्टिकल 51 क, यानी कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत आपको मिलेंगे
आर्टिकल यहाँ पे 51A हो जाएगा ना। तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो आपके हैं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 4A भाग 4 क हो जाएगा, भाग 4A हो जाएगा और आर्टिकल 51A हो जाएगा। किससे रिलेटेड है, तो मूल कर्तव्यों से, फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया है 100% सही जवाब हो जाएगा। तथा वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 11 हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए किस समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया था, सुझाव दिया था, सिफारिश की थी किस समिति ने, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो आप याद कर लीजिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो आपकी 30 वर्ष है। तो आप इसे याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु सीमा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम संख्या 552 हो सकती है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मैक्सिमम संख्या जो है 552 हो सकती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद देखिएगा। हाल ही में जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता था, अब उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो ये भी चीज़ आप अब ख़त्म कर दी गई है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोग मनोनीत किए जाते थे, अब वे नहीं किए जाएंगे। हाल ही में एकदम लेटेस्ट की अपडेट है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इसमें अभी सीटों के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। तो अभी तक आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो सदस्यों की संख्या है वह 552 हो सकती है लोकसभा की। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके माध्यम से। तो स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा, इन तीनों माध्यमों से जो है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे और डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से स्थगन कौन करता है, तो स्थगन करने का अधिकार जो है लोकसभा स्पीकर के पास है। लोकसभा स्पीकर के पास है स्थगन करने का अधिकार। और सत्रावसान और लोकसभा के विघटन करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। स्थगन में क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं कि स्थगन में क्या होता है। स्थगन में होता है कि लोकसभा की एक बैठक यानी कि आज की बैठक को स्थगित कर दिया जाता है, उसको हम स्थगन कहते हैं। परंतु सत्रावसान में क्या होता है, एक सत्र को, एक लोकसभा के सत्र को जो है समाप्त किया जाता है सत्रावसान में। वही विघटन में जो है पूरी लोकसभा को ही समाप्त कर दिया जाता है। ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। स्थगन में केवल लोकसभा की एक बैठक को स्थगित किया जाता है, वहीं सत्रावसान में पूरे लोकसभा के सत्र को जो है समाप्त किया जाता है। इसके अलावा विघटन में क्या होता है, पूरी लोकसभा को ही समाप्त कर दिया जाता है। तो इसमें से सत्रावसान व विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और स्थगन जो है लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है और राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्या आप बता सकते हैं कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा में कितनी हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। तो 28 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, यानी कि किसको पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना पद त्याग सकता है। तो राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है।
तो सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है 65 ईयर यानी कि 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की रिटायरमेंट की एज क्या है? तो 62 वर्ष हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्तमान में हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। सबसे लेटेस्ट हमारा 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो सबसे लेटेस्ट का हमारा 25वां हाई कोर्ट है अमरावती में स्थित जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, यह हमारा 25वां हाई कोर्ट है। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसको? तो एक हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए आपका 100% सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? सेंटर स्टेट रिलेशन भारत के संविधान के किस भाग में आपको मिलेगा, आपसे पूछा जा रहा है। और पार्ट जो है ना, पार्ट से आपके एग्जाम में प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो पार्ट एकदम घोल कर पीजिएगा। हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं? तो टोटल जो है 22 भाग हैं। इन 22 भागों में किसको किसको मतलब पहले भाग में कौन है, दूसरे भाग में कौन है, तीसरे में, 10वें में, 11वें में कौन कौन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाग 11 जो हमारा है, भाग 11 में आपको क्या मिलेगा? केंद्र राज्य संबंध मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भाग 11। आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो भाग 11 किससे रिलेटेड है? केंद्र राज्य विधायी संबंध से रिलेटेड है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान के मतलब संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो वितरण है यह किस अनुसूची में दिया गया है? तो आप याद रखिएगा, जो 7वीं अनुसूची है इसमें जो है केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो शक्तियों का वितरण है वह दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है। इसी में सेंटर, स्टेट और समवर्ती सूची का जिक्र है, तो इसे आप याद रखिएगा। जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में आपकी 7वीं अनुसूची जो हमारा 7th शेड्यूल है, इसमें आपको सेंटर, स्टेट और कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची का जिक्र आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें आपकी हैं ना, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची आपको मिल जाएंगी हमारे भारतीय संविधान के 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राज्य सूची में कितने विषय आपको पता होने चाहिए? राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करते थे, अब 61 विषय हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करते थे, अब 100 विषय हैं संघ सूची में। इसके बाद संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करते, तब कितने हो गए हैं? 52 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में आप याद रखिएगा, दंड विधि हो गया, दंड प्रक्रिया संहिता हो गया, शिक्षा हो गया, ये सभी आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके बाद समवर्ती सूची में और कौन कौन से मतलब संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सेनाएं और सशस्त्र बल, युद्ध तथा शांति, विदेश के साथ संबंध, रेल, तार, डाक, ये सभी जो विषय हैं आपके मिलेंगे संघ सूची के। इसके अलावा राज्य सूची में आपको मिलेगा पुलिस, भूमि, मनोरंजन, लोक व्यवस्था, ये सभी विषय आपके राज्य सूची में मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो भी इम्पॉर्टेंट आपके MCQs बन सकते थे भारतीय संविधान के, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।